नमस्कार, मैं हूं अमितो प्रेती और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन, जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति के बारे में। आज हमारे पास शख्सियत बैठी है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा के इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच अमित भाई। और सबसे पहले मैं आईपा के तमाम दर्शक जो गण आज भी आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमें सुन पा रहे हैं, मैं उन सबका सादर अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक बार नई पार्टी जो है तीसरे पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है और पहले से ही जब से उत्तराखंड राज्य बना है और बीजेपी कांग्रेस का जो है सरकार आती बनती रही है, आप किस तरह से देखते हैं और कैसे इन बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों से यहाँ पर टक्कर लिए? सर, देखिए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पिछले 21 सालों में उत्तराखंड के अंदर बीजेपी और कांग्रेस ने लगातार शासन किया। 10 साल कांग्रेस को मिले, 10 साल भाजपा को मिले। उसके बावजूद भी आज जो बेसिक बुनियादी मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड के, भले वो अस्पताल का मामला हो, भले वो स्कूल का मामला हो, भले वो रोजगार का मामला हो, भले ही वो बिजली और पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, आज उत्तराखंड कहीं न कहीं पर बहुत पीछे रह गया है। आज भी उत्तराखंड पलायन में, बेरोजगारी में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे है। आज भी उत्तराखंड के प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ के सारे अस्पताल आज रेफर सेंटर बने हुए हैं। आज भी उत्तराखंड के स्कूल जो एक समय पे ग्लोरीफाइड हुआ करते थे, हम और आप सब लोग जीआईसी अल्मोड़ा से पढ़े हुए हैं, जो कि एक अपने लेगेसी लेके चलता था, आज वो खत्म हो चुके हैं। तो उसके बावजूद आज तक उत्तराखंड के पास कोई विकल्प नहीं था। तो राष्ट्रीय पार्टियों को करना क्या है? मतलब ये राष्ट्रीय पार्टियां जो आई, जिन्होंने 20 साल राज किया, उनका फायदा क्या हुआ, हासिल क्या हुआ? आज उत्तराखंड के सामने एक मॉडल लेकर के आए हैं हम लोग आम आदमी पार्टी के रूप में, जहाँ पर स्कूल अच्छे बनाए जाते हैं, जहाँ पर अस्पताल अच्छे बनाए जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के रोजगार की बात होती है, जहाँ पर बिजली और पानी की सुविधा नागरिकों को उनके टैक्स, चूँकि टैक्स पेयर हैं लोग, उनके टैक्स के बाबत उनको फ्री दी जाती है। तो ये आज जो है उत्तराखंड के अंदर एक नई क्रांति का अभ्युदय हो चुका है, एक नई क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी को हाथों हाथ दे रही है, ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव में, 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में एक इतिहास रचने जा रही है। सर, इसमें जैसे देखने में आए हैं और बार बार केजरीवाल जी भी अपना दौरा उत्तराखंड में कर रहे हैं और एक से एक घोषणाएं यहाँ पर दे रहे हैं। उनका हर जगह पे कहीं है तो हॉस्पिटल हम फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे। तो क्या लगता है कि जनता को एक अपंग की तरफ नहीं बनेगा? अगर हर चीज़ जनता को अगर फ्री मिल जाएगी तो आदमी सुख उन चीज़ों की तरफ कैसे आगे? नहीं, अमित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है आपका। अब इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा कि आप हो या मैं हूँ, अगर मैं एक बिस्कुट का पैकेट भी खरीदता हूँ या एक मैगी का पैकेट खरीदता हूँ, तो उसमें भी मैं राज्य सरकार को कर देता हूँ, टैक्स देता हूँ। और उस टैक्स के होता सिस्टम क्या है कि टैक्स जो है जनता देती है, इनकम टैक्स वाले इनकम देते हैं, जीएसटी वाले जीएसटी के नाम में जीएसटी के नाम पे देते हैं। हम एक गरीब आदमी अगर मान लिया मैगी, बिस्कुट, तेल, नून, पानी कुछ भी खरीदता है, उसमें टैक्स देता है। सरकार का होना ये चाहिए था कि वो टैक्स के माध्यम से सरकार की जनहित की नीतियाँ बने। अब बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस समय कि आप इस बात को समझिए कि उत्तराखंड की जनता तो पूरा टैक्स दे रही है, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता आज 68,000 करोड़ के कर्जे में बैठी हुई है। जबकि दिल्ली के अंदर हम सारी सुविधाएं दे रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं, हम अस्पताल फ्री दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो फ्री दे रहे हैं, हम शिक्षा सुविधा फ्री दे रहे हैं, हम उसके अलावा जो ऑटो वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, कोरोना काल में उनको 5,000 की राहत राशि दे रहे हैं, हम अपनी माताओं और बहनों को ट्रैवल में जो उनका ट्रैवल है वहाँ पर फ्री सुविधा दे रहे हैं। उसके बाद भी दिल्ली 7,000 करोड़ के सरप्लस में बैठी हुई है। अब आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि 68,000 करोड़ रुपया जो कि इस प्रदेश के अंदर कर्जा है, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा कहाँ गया? ये सवाल पूछिए भाजपा और कांग्रेस के नेताओं से कि 68,000 करोड़ कहाँ गया? और एक बात को जानना भी बहुत जरूरी है कि सरकार जो है पिता के समान होती है, और पिता का मान लिया एक पिता के 4 बच्चे हैं, जिसमें से 3 काबिल हैं और एक कम कम पढ़ पाता है या नाकाबिल है या किसी भी हाथ पे कमजोर है, लेकिन पिता का प्यार उसके लिए कम नहीं होता। सरकार का मतलब ये होता है कि नीति बने तो जो सबसे कमजोर हमारे परिवार का व्यक्ति है, जो बिल्कुल अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए बने। भाई, अगर आप एक बात समझिए कि पुष्कर सिंह धामी जी आज मुख्यमंत्री हैं आपके, उनको बिजली फ्री मिल सकती है, तो मेरे तलाड़ के, मेरे सेनार के, मेरे बड़ाचीना के, मेरे सिरा घाट के, मेरे गंगोत्री के एक आम आदमी को क्यों न मिले? आप इस बात को समझिए कि अगर
कोई भी नेता हो, केंद्रीय मंत्री हैं, आप समझ लीजिए, आप जानते हैं उत्तराखंड के 2 केंद्रीय मंत्री यहाँ ये अपने सांसद तो यहाँ पर ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा सांसद अल्मोड़ा से हैं, है ना? उनके परिवार के बच्चों को या उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो उनके लिए हेली एम्बुलेंस आती है, उनको एम्स से लेके हर जगह पे फ्री सुविधा मिल जाती है आराम से, बिल्कुल जा कर के। उसके तो हमारे आम आदमी को क्यों नहीं मिले? डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पानी का बिल नहीं आता, न बिजली का बिल आता है, वो अपने जेब से थोड़ी डालते हैं। तो भाई वो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लोगों को क्यों नहीं मिले वो सुविधा? नेताओं के बच्चे जो कि रोजगार के नाम पे, आज आप देखते हैं अमित जी कि रोजगार के नाम पे पूरे उत्तराखंड को ठेकेदारी प्रथा में डाल दिया गया है। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर बाकायदा ठेकेदार के माध्यम से नियुक्ति नहीं हो रही है और घूस के माध्यम से। हमने तो करा ना खुलासा करा इसका भी। कर्नल कोटियाल साहब ने जब ये बाल विकास मंत्रालय की चंपावत में एक वैकेंसी आई तो चपरासी के लिए आवेदन किया ताकि स्टिंग के रूप में ला सके। तो आज जब पूरा प्रदेश आप समझ रहे हैं कि नेताओं के प्रति आसक्त है, नेताओं के लिए सब सुविधाएं हैं, नेताओं को बिजली फ्री, पानी फ्री, उनके लिए अस्पताल फ्री, तो आम आदमी को क्यों नहीं मिले? जबकि पैसा तो आप और हम दे रहे हैं ना सर। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि आप प्रत्याशी भी हैं अल्मोड़ा से और टिकट के दावेदार भी हैं आपकी तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे सभी लोग परेशान हैं और विधायक जी ने भी जो उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया? नहीं देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये बड़ा आपने पर्सनल सवाल पूछा है। मतलब ये इसमें ना पार्टी का प्रत्याशी होने की और विधानसभा के विधायक होने की बात है ही नहीं। मेरा व्यक्तिगत मानना है, इसमें व्यक्तिगत जवाब देना चाहूँगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम पढ़ेंगे भी, तो हम रोजगार भी करेंगे, तो हम काम भी करेंगे। मेरा मानना यह है कि अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों की जो अस्पतालों की दुर्गति हुई है, जहाँ पर मेरी गर्भवती बहनें और महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी में काल का ग्रास बन रही हैं, जहाँ पर आज 4 बजे जाने के बाद आपको रेफ़र कर दिया जाता है। आप समझिए उस वेदना को समझिए साहब। मैं तो अल्मोड़ा जिला में बैठा हूँ, आप भी यहीं इस जिले में बैठे हुए हैं। यहाँ पर तो यहाँ की हालत ये है, आप समझिए सेराघाट जो मेरी विधानसभा में आता है, वहाँ अगर किसी को हार्ट अटैक आया कहाँ जाएगा? मेरा एकमात्र लक्ष्य है, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया या अगर अल्मोड़ा की जनता ने मुझे मौका दिया, मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया, तो पहला मेरा काम होगा कि मैं अल्मोड़ा के अस्पताल को 6 महीने के अंदर ठीक करूँ। और हो सकता है ये बिल्कुल निरंकुश हो रखे हैं, पूरा सिस्टम बिगा हुआ है और ये बिल्कुल इसलिए निरंकुश है क्योंकि तो पूरा ऊपर सिस्टम खराब है ना। खाना खा रहे हैं भाई, आप क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक? आज अल्मोड़ा के अस्पताल में मुझे आप बताइए 3 दिन में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कोई तुक है क्या? आज अल्मोड़ा के अस्पताल के अंदर एक्सरे की मशीन की फैसिलिटी नहीं है। आज आप बाड़ीछीना या सीधे चले जाइए सीएससी सेंटर में, वहाँ पर नॉर्मल दवाइयाँ नहीं है। अल्मोड़ा के अंदर अस्पतालों में भर्तियां जो है पूरी हायरिंग जो है बाहर के आउटसोर्सिंग के माध्यम से करी है। सारे डॉक्टर दवाइयाँ बाहर के लिए, रोज अखबारों में आ रहा है साहब। आप भी तो बोल रहे हैं इस बात को, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। देखिए आप मीडिया के हमारे मतलब बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, इस बात को आप भी जानते हैं। ये आपकी वेदना है, मेरी थोड़ी है। मैं तो आम आदमी हूँ, तो अभी आया हूँ। आप हो, तमाम प्रिंट मीडिया के लोग हो, रोज अखबार में खबरें आती हैं कि दवाइयाँ बाहर की लिख रहे हैं, यहाँ गर्भवती की मृत्यु हो गई, यहाँ जच्चा और बच्चा में से किसी एक को नहीं बचा पाए। तो भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। मेरा अपना संकल्प ये है कि अगर मैं, भगवान ने मुझे, मातृशक्ति ने मुझे, गुरु देवता ने मुझे अगर कोई मौका दिया तो सबसे पहले अल्मोड़ा के अस्पताल को ठीक करूँगा और कर सकता हूँ, मुझे आता है। अच्छा, सुनने में ये आया है कि यहाँ के विधायक जी ने जो इधर जितना भी क्राइम था उसको ख़त्म कर दिया है। अब देखिए विधायक जी ने क्या करा क्या नहीं करा, कौन सा क्राइम? पहाड़ में क्राइम कहाँ होता है महाराज? पहाड़ में क्राइम क्या है? पहली सवाल तो ये है। दूसरी सवाल ये है कि विधायक जी से मेरा एक अनुरोध है, अगर वो सुन पा रहे हैं इस बात को, कि वो क्राइम छोड़िए, कोई हल्द्वानी काशीपुर नहीं बैठा हुआ है, मुजफ्फरनगर नहीं बैठा हुआ है। हमारे अस्पताल ठीक कर दीजिए, हमारे स्कूल अच्छे बना दीजिए, हमारी जो बिजली पानी की सुविधा है वो ठीक कर दीजिए, हमारे बच्चों को रोजगार करा दीजिए। भाई रोजगार भी तो कौन कराएगा साहब? विधायक बन जाते हैं, उसके बाद कहते हैं हमारे हाथ में नहीं है। भाई वो तो मुख्यमंत्री के हाथ में, वो तो डीएम के हाथ में। तो अगर इतना कंट्रोल नहीं है तो छोड़ दिए ना गद्दी। अच्छा, अगर आप मान लें विधायक बनते हैं तो किस तरह का विकास मॉडल यहाँ पर है? देखिए मेरा विकास का मॉडल बहुत स्पष्ट है। पहला मेरा विकास का मॉडल, पहली प्रायोरिटी, मेरी पार्टी की क्या प्रायोरिटी है बात अलग बात है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, अमित जोशी अल्मोड़ा का आम आदमी है, मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी अल्मोड़ा के अस्पताल को 6 महीने के अंदर मैं ठीक करूँ। ठीक करने का मतलब ये कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, सारी दुरुस्त हों। 72 वेंटिलेटर पड़े हैं साहब बेस अस्पताल में, आज भी आप जानते हैं 72 वेंटिलेटर्स पड़े हुए हैं। कोरोना काल में लोग मर गए, यहाँ पे लोग अपनी सांसों के लिए, ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए भागते रहे। इन लोगों ने वेंटिलेटर नहीं खोले, घोटाला किया इन लोगों ने। सबसे पहले तो एक्सपोज करेंगे अस्पताल के घोटाले को और अस्पताल ठीक करेंगे।
दूसरा, रोजगार के लिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, इतने अच्छे मॉडल्स हैं हमारे पास। मैंने बताया आपको कि आईटी इंडस्ट्री के रूप में हम इसको डेवलप कर सकते हैं, एरोमेटिक इंडस्ट्री हो, यहाँ आयुर्वेदिक इंडस्ट्री हो, स्पेशल टूरिज्म हो, तमाम हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तीसरा, शिक्षा के रूप में, शिक्षा, अल्मोड़ा एक ऐसी जगह, आपने जीआईसी अल्मोड़ा का नाम सुना होगा, जहाँ से मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। एक दौर हुआ करता था, वहाँ से आईआईटी और एम्स में थोक के भाव लोग निकला करते थे। आईएएस निकले हैं वहाँ से सर। आज वहाँ पर क्या है, वहाँ 300 बच्चे पढ़े हैं, बिल्डिंग टूटी है, आप जाके देखिएगा वहाँ पे, स्कूलों को ठीक कर देंगे। आता है करना, गर्दन पकड़नी है ब्यूरोक्रेसी की बस केवल। ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से प्रदेश में हावी हुई है ना इस समय, भाजपा और कांग्रेस के राज में, क्योंकि नेताओं ने पैसा खाया है, तो ब्यूरोक्रेसी गर्दन पकड़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा, 2 दिन में सिस्टम ठीक होगा। तो अब आगे नहीं कि अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार की क्या साधन आपके अपने क्षेत्र में हैं? अगर विधायक बनते हैं तो रोजगार को किस तरह से यहाँ पर बढ़ाओगे? नहीं देखिए, रोजगार का मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, रोजगार के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है सर। यहाँ पर हर मोड़ पे एक देवता का मंदिर है, यहाँ पर हर मोड़ पे एक नया कल्चर है। यहाँ पर मैं वही बात कर रहा हूँ, इटली से क्यों ना आए लोग यहाँ घूमने, हम जाते ना, मैं खुद गया भाई, फ्रांस जाना है घूमने, स्विट्जरलैंड जाना है घूमने, क्यों जाए? स्विट्जरलैंड का आदमी यहाँ क्यों नहीं आ रहा? इससे बढ़िया खूबसूरत वादियाँ मिलेंगी आपको जहाँ पर आप बैठे हैं। स्विट्जरलैंड के पास भी, फ्रांस के पास भी नहीं है। हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, हमारी नीयत नहीं थी। नेताओं को खनन, शराब और उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता। दुर्भाग्य है, अनपढ़ बैठे हुए हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं, तो अब नहीं कर पाए। भाई हमारे पास एक ऐसी जगह है, ये पहाड़ ऐसा है जहाँ पर हर मोड़ पे एक देवता है, हर मोड़ पे एक अलग कहानी है, यहाँ हर मोड़ पे एक अलग विजन है, हर मोड़ पे एक अलग विजुअल है। कितना टूरिज्म आ रहा है यहाँ पे, बगल का हिमाचल देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ पहुँच गया टूरिज्म के मामले में। आईटी इंडस्ट्री के बारे में आपसे पहले भी कह चुका हूँ, पूरा उत्तराखंड आईटी इंडस्ट्री का हब बनेगा। मेरा सपना है, ये मेरा एक अपना सपना है कि अगर भगवान ने मुझे मौका दिया, मैं उत्तराखंड को साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया बनाऊंगा। जैसे आज बैंगलोर है ना, साइबर कैपिटल ऑफ इंडिया बनेगा। बैंगलोर में तो फिर भी लोग वहाँ बैठे हैं, घनी घनी बस्तियों में रहते हैं, यहाँ पर जगह है, हमारा इफरात है, पूरी जगह है, स्पेस है, लोग हैं, पीस ऑफ माइंड है, स्पिरिचुअलिटी है। डिजिटल कनेक्टिविटी तो देनी है, एक काम करना, नेट कनेक्टिविटी दे दो, सब आ जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लेके आएंगे। उसके अलावा तमाम तरीके की आयुर्वेद के रूप में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके अलावा एडवेंचर टूरिज्म जिसकी हम बात करते हैं, आज आप देखिए ओली से लेकर के हमारे पास ये अपना तमाम ग्लेशियर्स हैं, पिंडारी है, मिलम है, सुंदरडूंगा है, वहाँ पर हम लोग कर सकते। कितना हम कर पाए? कौन आ रहा है यहाँ पे? आप नैनीताल या कुछ पर्यटक स्थल डेवलप कर पाए, वहाँ पर भी जो लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल लो पेड इकोनॉमी आ रही है। फ्रांस का आदमी क्यों नहीं आ रहा है? स्विट्जरलैंड का आदमी क्यों नहीं आ रहा है? अमेरिका का आदमी क्यों नहीं आ रहा है? रशिया का आदमी क्यों नहीं आ रहा है? इंग्लैंड का आदमी क्यों नहीं आ रहा है? और जैसे हम चाहते हैं ना कि भाई हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जाना है, भाई क्यों नहीं लोग सोच सकते हैं कि हनीमून के लिए उत्तराखंड जाना है? वर्ल्ड का आदमी क्यों नहीं सोच सकते कि भैया पढ़ने के लिए, आप समझिए, आप पढ़ाई की बात कर रहे थे हम लोग, दून स्कूल एक समय था, उत्तराखंड हमेशा पढ़ाई का एक केंद्र रहा है। शेरवुड कॉलेज अमिताभ बच्चन ने पढ़ा, राजीव गांधी ने पढ़ा, दून स्कूल तमाम बड़े लोग पढ़े। आज कहाँ हैं वो स्कूल्स? कौन आ रहा है आपके पास? भाई क्यों नहीं इंग्लैंड, अफ्रीका, तमाम जो अच्छे कंट्रीज, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, वहाँ से जो विभिन्न देश हैं, वहाँ से पढ़ने के लिए बच्चा हमारे उत्तराखंड में, राजस्व तो मेरे को मिलेगा ना भाई, इकोनॉमी को मिलेगा, राजस्व तो हमारे स्टेट की इकोनॉमी को मिलेगा। अगर यहाँ इंडस्ट्री आती है, आईटी इंडस्ट्री आती है, तो पैसा, इकोनॉमी तो हमारे लोगों की बढ़ेगी, उसके साथ साथ रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम टूरिज्म बढ़ाएंगे, एजुकेशन को काम करेंगे, मेडिकल की बात करते हैं, अब आप समझिए, मैं थोड़ा समय अगर आप देंगे मेरे को, बड़ा गंभीर सिस्टम है। लोग कहते हैं ना कि हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। भाई क्यों आएगा डॉक्टर आपके पास? ना आपके पास रोड है, ना आपके पास उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल हैं अच्छे। मैं चाहूँगा अगर कोई हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर मुंबई से जो बाकायदा एम्स से पढ़ा हुआ है वो यहाँ आए, क्या दे रहे हो आप उसको? आप फैसिलिटी क्या दे रहे हो आप उसको? आप उसको, वो बच्चा कहाँ पढ़ेगा उसका? वो आएगा कैसे? आप छोटे छोटे हेलीपैड्स बनाएं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है ना, छोटे छोटे हेलीपैड, ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये पूरा मॉडल है हमारे पास, हम कर देंगे इसको। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि क्या लगता है आप इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें लेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जो है एक पॉलिटिकल मूवमेंट है ही नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम लोग अपना प्रयास जो कर रहे हैं कि जो चेतनाहीन लोग हैं, जहाँ पर नहीं पहुँच पाई चेतना, और वाकई में दुर्भाग्य बहुत बड़ा है ऐसा, प्रदेश के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, कई सारे लोग ऐसे हैं जो भी आज धर्म, जाति, संप्रदाय की राजनीति में बिल्कुल विलुप्त हैं। उनको लगता है कि भाई यहीं पर सब कुछ होने वाला है।
आम आदमी पार्टी एक पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये कहा कि धर्म को छोड़ो, जात को छोड़ो, संप्रदाय को छोड़ो, क्षेत्र को छोड़ो, काम की बात करते हैं। चलिए स्कूल अच्छे बनाते हैं, अस्पताल अच्छे बनाते हैं, चलिए रोड अच्छी बनाते हैं, चलिए आपके बच्चों को रोजगार देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं गाँव-गाँव जा रहा हूँ, जिस तरीके से लोग खुली बाहों से मुझे ले रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। कुछ गजब होने वाला है, आपको बताऊँ अमित जी, मज़ा आएगा आपको देखिए 2022 में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आइपा के इस मंच में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी जी।